समझ में आ रहा है? यस। तो बेटा सिलेबस में क्या हटा क्या नहीं हटा इन सब पे तुम बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, तुम तो तुम्हारे पढ़ने पे दिमाग लगाओ, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी सारी झड़क हम पे रहने दो। तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी सर ऑब्जेक्टिव होगा टर्म वन तो कैसा होगा क्या होगा। एज सून एज भी रिसीव द गाइडलाइंस बेटा, आपके किसी भी बोर्ड की अपने को पता चलती है। तो जैसे किसी मेरे से पहले किसी बच्चे को भी यदि पता चल जाती है बाय द वे, वैसे तो मुझे चल जाती है बेटा, बट हो सकता है किसी वजह से मेरे दिमाग से निकल जाती है या बात में कर नहीं पाता हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर दे। तो मैं उस पर एनालाइज करके अपन उसके अकॉर्डिंग पूरा अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो चेंज कर लेंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, वी विल कंडक्ट इनफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। उसके लिए प्रैक्टिस मटेरियल तो वो भी अपन प्रोवाइड करेंगे। और यदि जरूरत पड़े मुझे कुछ बुक से भी रेफर करने की, आई विल रेफर दोज ऑल्सो। ठीक है? ठीक बेटा, ऑब्जेक्टिव वाला काम बहुत डेंजरस है, मतलब कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ। और सबसे बड़ा भाई ये है बेटा, जो बच्चे जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सिंसियरली, वैसे तो इस साल बहुत कम बच्चे सिंसियर प्रिपेयर कर रहे हैं 2 सालों से, जो करना है बस वही कर रहे हैं। बाकी पहले ऐसा था कि कुछ और बच्चे भी करते थे, तो कंपटीशन वैसे कम है। जो कर रहे हैं बस वही करते हैं बेटा, जो इनको वाकई में करना है निकलना है। बाकी कंपटीशन इज रिड्यूस्ड। बट जो भी बच्चे मतलब रियली प्रिपेयर अच्छा कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में क्या होता है, जो बच्चे प्योर जेई के लिए स्टडी करते हैं वो सब्जेक्टिव पे कभी फोकस नहीं करते, वो डेरिवेशन नहीं करते और चीज़ें नहीं करते। तो बोर्ड में कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव थिंग। तो वो तो हमें थोड़ा सा एक तरह से अलग से बेटा हैंडल करना रहेगा। एनीवेज हम शुरू करते हैं थोड़ी सी कहानी को। सर सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा क्या? बेटा सब्जेक्टिव टर्म 2 रखा है सीबीएसई ने, सीबीएसई के अकॉर्डिंग अभी चले तो टर्म 2 इज द सब्जेक्टिव वन एंड टर्म 1 इज द ऑब्जेक्टिव वन, है ना? तो सीबीएसई के जैसे मैं थोड़ा सा जैसे बात करूँ आपके साथ में बेटा, वैसे सब बच्चे शार है, सब बच्चे ऐसी चीज़ें तो पहले देखते हैं और यूट्यूब पे बढ़िया टाइम पास भी यस करते हैं। सर। टाइम पास मत किया करो बेटा, कोई भी जानकारी इतना ज़्यादा मत हुआ करो, उसमें आपको सब चीज़ें बताई जाएगी। 10 तरह के सॉरी बेटा 10 तरह की डिफरेंट ओपिनियंस मिलती है। काम की बात क्या है कि मोटी मोटी बस बात ध्यान रखो तुम, और पढ़ाई पे ध्यान रखो। बाकी कोई तुम ऐसा आएगा अरे इस टर्म में पूरा स्कोर करने का तरीका, ये तरीका वो तरीका, कुछ नहीं होता उनसे, प्योर टाइम पास होता है, पढ़ाई करने से स्कोर होता है, बाकी किसी चीज़ से नहीं होता। नहीं पढ़ोगे तो कोई 2 दिन की सीरीज कोई 5 दिन की सीरीज कुछ नहीं करती, कोई वन शॉट वीडियो कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे वन शॉट वीडियो करके जेई निकलती तो फिर जो 2 साल मेहनत करते हैं कंटिन्यूस बेचारे जान लगा के, वो क्या टाइम पास करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है ना? 1 साल 2 साल की मेहनत, जो जितना मेहनत करेगा बेटा उसके हिसाब से रिजल्ट मिलता है। इट्स जस्ट अ सिंपल रूल। हाँ ऐसा नहीं है हार्ड वर्क ही हो, स्मार्ट वर्क साथ में होता है, तो वो तो कर ही रहे हैं हम साथ में। तो आपको हर चीज़ बताई जाती है, इसीलिए तो हमारी हेल्प की नीड पड़ती है। तो बेटा टर्म 1 आपका ऑब्जेक्टिव है, ये कंफर्म सर, वो सब बोर्ड जो बोर्ड अभी नहीं भी आया है बेटा जिनका, वो भी ये ऑप्ट करेंगे, इट इज फॉर श्योर। क्योंकि सब देख लो, सीबीएसई ने कैंसिल किया, सारे बोर्ड्स ने कैंसिल किया, तो सेंट्रल बोर्ड को एवरीवन फॉलो। तो बेटा चाहे आईसीएसई हो, सब फॉलो करेंगे। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर डिटेल गाइडलाइन ऑफ सीबीएसई, बिकॉज दे विल हैव टू अलाइन विद सीबीएसई। ये सब जगह होता है बेटा, आपके स्टेट नेशनल बोर्ड के साथ में अलाइनमेंट करना ही होता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इस ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दे आर प्लानिंग फॉर 90 मार्क्स एंड यू विल हैव टू फिल द ओएमआर शीट। बेटा स्कूल्स में होगा, बट ऐसा बोला जा रहा है एक्सटर्नल्स होंगे, मतलब हर स्कूल से कुछ एग्जामिनर सेलेक्ट होकर उनको अलग स्कूल्स में एग्जाम देने के लिए भेजा जाएगा, ऐसा पैटर्न रहेगा। और आपकी ओएमआर शीट एज शून एज उनके पास आएगी, तो ऐसा रहेगा कि विद इन 1 आवर आपको सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी, विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अभी इसकी भी फाइनल नहीं है, बट 1 आवर तो मैं मैक्सिमम साइड बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि उसमें चीटिंग वगैरह ना हो बाद में भी। तो विद इन हाफ आवर वो अपलोड करनी रहती है, तो तुरंत उनको अपलोड करनी होती है, तो कोई तरह की चीटिंग नहीं हो सकती उसमें जैसे। तो ये पूरा पैटर्न है। अब इसमें क्या केवल ऑब्जेक्टिव होंगे? नहीं बेटा, ये ऑब्जेक्टिव भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, ये केस स्टडी बेस्ड मैच पैराग्राफ टाइप भी हो सकते हैं, ये मैच कॉलम भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा? और क्या बोलते हैं उसको, ये असर्शन रीजन भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हो? ये वन लाइन वन वर्ड आंसर भी हो सकते हैं। ट्रू फॉल्स।
है ना। ये इंटीजर टाइप आंसर भी हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कि इंटीजर फिल करो, उसमें ट्रू फॉल्स टी या एफ ऐसे गोला दे दिया दो, बताओ, वो भी हो सकते हैं। तो ये केवल ऑब्जेक्टिव समझो इसको, दिस इज अ वाइड कैटेगरी बेटा, बहुत ब्रॉड कैटेगरी और वैरायटी आने वाली है इसमें। हालांकि सीबीएसई ने ये तो कंफर्म कर दिया है, द पेपर विल नॉट बी टफ एज पर द competitive standards, it they will keep it एज पर द बोर्ड स्टैंडर्ड, बट फिजिक्स का बोर्ड स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है ना, तो टेंशन ना करें, बाकी सब्जेक्ट्स में इतना दिक्कत हमें नहीं आने वाला है। तो ये मोटी मोटी बात है। तो इसके अकॉर्डिंग भी बेटा अपन अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर लेंगे। जैसे ही थोड़े दिनों में जुलाई एंड तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि पूरी अच्छे से डिटेल्स आ जाएगी, तो हम अगले फिर जो टेस्ट या जो भी प्रिपरेशन होगी वी विल डू अकॉर्डिंग टू टर्म 1, मतलब अपने टेस्ट का पैटर्न अपन थोड़ा बदल देंगे और उसको ऑब्जेक्टिव वे में लेना शुरू कर देंगे अपन भी, ठीक है। गुड। यस सर। हाँ बेटा, ये हम शुरू करेंगे, तो उसके लिए हो सकता है अपन गूगल फॉर्म की हेल्प लिया, जैसे भी करेंगे वो अपन मैं देख लूंगा कैसे क्या अपने को अप्रोच करना है। सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट। तो तुम टेंशन बिल्कुल मत करो, तुम पढ़ाई पे ध्यान रखो बस, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी। चलिए बेटा, और जहाँ तक पढ़ने की बात है, तो दिसंबर से पहले अपन एक बार पूरी बुक्स पढ़ चुके होंगे अपनी, तो वो टेंशन वैसे हमें नहीं है कि सर सिलेबस कितना होगा, क्या आएगा, वो भी हेडेक छोड़ दो, क्योंकि दिसंबर से पहले क्या, दिसंबर से 2 महीने पहले ही काइंड ऑफ अक्टूबर एंड तक ही हम खत्म कर चुके होंगे मैक्सिमम चैप्टर्स, मैक्सिमम लगभग पूरा सिलेबस ही हो जाएगा, कोई एक आध चैप्टर बचेगा तो बचेगा। तो तुम्हारी वो भी हेडेक है, ठीक है, टर्म 1 में क्या सिलेबस आ रहा है, टर्म 2 में क्या आ रहा है, तुम्हें तो पढ़ना है, बट हाँ टर्म 1 का एक बार सिलेबस क्लियर हो जाता है तो हम ज़्यादा फोकस उधर कर सकते हैं। बस वो एक थोड़ी स्ट्रेटजी पे अपने को काम करना रहेगा कि लास्ट के अक्टूबर के बाद, अब लास्ट के 1 मंथ या 2 मंथ जब भी एग्जाम होगा, उससे पहले के 1.5 मंथ अपन टर्म 1 पे रिविजन या उसको और पेपर प्रिपरेशन पे फोकस कर लेंगे, तो वो अपने को सारा बना के चलना रहेगा। चलो बेटा, मुझसे एक डाउट पूछा गया, मैं उसी से आज की क्लास शुरू करता हूँ कि सर कभी डीलोकलाइजेशन 2 बार हो, मतलब 2 में डीलोकलाइजेशन हो जाए तो कैसे कंपेयर करेंगे। आपको याद होगा यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें बेटा मैंने बोला कि एक में डीलोकलाइजेशन है तो सबसे ऊपर आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है सर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 2 में डीलोकलाइजेशन हो तो कैसे करें, तो फिर बेटा उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम आपको ये दे दे बेटा, एक कंपाउंड तो ये है और एक कंपाउंड देखना बेटा ये है, तो देखो बेटा दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, कैसे पता करें। यहां पे देखो बेटा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बट क्या डबल बॉन्ड से अगला कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्या, पहली बात तो नहीं है, तो बेटा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 0, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होगा, बट यहाँ देखो बेटा इस डबल बॉन्ड के अगला कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है 6, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, बिल्कुल। क्या बात समझ आई क्या। तो बेटा यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्यों, देखो बेटा इस डबल बॉन्ड का ये कार्बन है, इससे अगले कार्बन पे देखोगे तो ये तो sp3 है ही नहीं, ये तो sp2 है, तो अल्फा कार्बन की बात ही नहीं है, वो sp3 होना चाहिए बेटा। मेरी बात समझ आई सब बच्चों को। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो ऐसे देखो देख सकते हैं हम, यदि दो चीज आ जाए तो फिर बेसिक से चलो, डीलोकलाइजेशन है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इस तरह से हम चेक कर लेंगे बेटा, कुछ तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, नहीं तो सेम कंपाउंड ही हो जाएगा अल्टीमेटली। तो बेटा पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ लिए थे, ठीक है ना, हाँ यस सर। अभी आज चलते हैं बेटा और नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। बेटा देखो जितना अच्छे से हम बेसिक ऑर्गेनिक सीखेंगे, टर्म्स को समझोगे, उतना अच्छा हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स होंगे।
तो ऐसे चिंता मत करो कि इतना टाइम लग रहा है। मैं भी लगा रहा हूँ तो इसलिए लगा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमें बहुत हेल्प मिलती है जिन बच्चे अच्छे से इन चीज़ों को सीख लेंगे। नहीं तो फिर बेटा पूरा ही रट्टा हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे हम 12th के ऑर्गेनिक में। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, तो दो वर्ड से बना है, न्यूक्लियस प्लस फाइल, तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। अच्छा, न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस से कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब होता था बेटा जिसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, और न्यूक्लियस लविंग का मतलब होता है जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंसेज जिनको पॉजिटिव चार्ज की भूख होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज दिखते ही वो उस पर अटैक मारेगा। जैसे वही बोलते हैं ना बेटा, शेर को अपना शिकार दिखते ही वो उस पर अटैक मारेगा, तो वैसे ही मतलब कुछ दिख गया उसको तो पॉजिटिव चार्ज वाला दिखता ही वो उस पर अटैक मारेगा। तो बेटा तबीयत हल्की वीक है, तो यदि आवाज़ कम लगे या बीच में मैं अटकूँ तो बता देना मुझे, है ना? मतलब आवाज़ नहीं आए या थोड़ी सी, तो हल्का धीरे भी बोल रहा हूँ आज मैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेज जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ठीक है बेटा, उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इनकी खास बात क्या होती है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसे दे सकते हैं? जहां पे प्लस चार्ज हो वहां पे इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, तो इनको प्लस चार्ज वाले की जरूरत होती है बेटू। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या काम आएगा बेटू? अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, मतलब ऐसी जगह इलेक्ट करते हैं, डेफिशिएंट का मतलब होता है बेटा कमी होना, तो ऐसी जगह अटैक करते हैं ये जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज टाइप से होता है बेटा। आया समझ में? अब इसके सब टाइप्स देखो बेटा। पहला सब टाइप नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब सोचो जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसे पॉजिटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे स्पीशीज जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस एटसेट्रा बेटा। तो ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। दूसरा देखो बेटा, बी टाइप, इसमें होता है न्यूट्रल विद कंप्लीट ऑक्टेट एंड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। तो बेटा क्या खास बात हो गई? न्यूट्रल होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, और कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे बेटा तो इस कैटेगरी में बहुत सारे आते हैं आपके पास में। कैसे? आइए शुरू करते हैं बेटा। तो पहला तो बेटा पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा? जैसे देखो बेटा NH3, तो इस पे लोन पेयर होता है देखो नाइट्रोजन पे, जो किसी को डोनेट कर सकता है बेटा। इसी तरह RNH2, इस पे भी लोन पेयर है देखो, R2NH, R3N, H2O, इस पे लोन पेयर है। तो बेटा H2O कैसा काम करता है? न्यूक्लियोफाइल का। इसी तरह बेटा ROH मतलब एल्कोहल टाइप से हो तो वो भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा बेटू। ROR ईथर्स, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, इस तरह से बेटू। अच्छा, इनमें कुछ और क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं जो थोड़े से अच्छे और स्ट्रेंज है बेटू, ध्यान से देखना। RC डबल बॉन्ड OH। अब बेटा यहाँ देखोगे तो ये कार्बन तो होता था, वो इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट से करता था इलेक्ट्रोफाइल का काम, बट सिंस इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता है। दिस ऑक्सीजन वर्क्स एज द न्यूक्लियोफाइल बेटा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड में दोनों काम होते हैं, चाहे कीटोन ले लो चाहे एसिड ले लो। तो ऐसे वर्क्स एज न्यूक्लियोफाइल।
तो बेटा ऐसे कई कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों का काम कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ये लोग ऐसे कंपाउंड्स है जो दोनों का काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? और बेटा Yes, यहाँ sir. देखो, आपको Yes, सिखाया sir. था ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड वगैरह, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से बेटा ये काम करते हैं किसका? न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज जाता है बेटा। और इसी पे ये ऑक्सीजन जो इनका होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। तो इसको फटाफट से लिख लो, जरा जल्दी से लिखो। लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। स्पीड मस्ट बी फास्ट। खुश तो मिल जाए दुनिया। बेटा लिख लिया हमने। Yes, sir. ओके बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, एक चीज है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे तो नहीं आता काम, बट कई बार हमें अच्छे लेवल पे, आप कॉम्पिटिटिव कोई भी बच्चा एग्जाम वगैरह टारगेट करेगा तो काम आ सकता है बेटा। तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ ऑर्डर। वैसे नहीं आता है काम अपने बोर्ड लेवल पे तो इतना ज़्यादा, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको काम आ जाती है बेटा ये सब चीज़ें। तो मैं बता रहा हूँ जब पढ़ ही रहे तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा SH माइनस। उसके बाद में आता है CN माइनस। उसके, मेरे साथ मत लिखना बेटा, रुक जाओ, इसमें मैं ट्रिक भी लिखवाऊंगा, उसके लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। OH माइनस, N3 माइनस, Br माइनस, PHO माइनस। उसके बाद आता है बेटा CH3C डबल बॉन्ड OO माइनस, Cl माइनस, फ्लोरीन माइनस, H2। तो बेटा ध्यान से देखो कि इनको कैसे समझे सर हम, या क्या चीज़ है ये। बेटा इसको याद रखना, वैसे तो याद रख पाओ तो याद रख सकते हो, बाकी ऑर्डर में याद रखने के लिए ट्रिक भी बना रखी है हमने। देखे कैसे बेटा, देखो, शर्ली, सयानी, इंडियन और हॉलैंड नर्तकी। यहाँ बेटा की साइलेंट है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है। और हॉलैंड मतलब OH, नर्तकी NRT, टी है बेटा, TAKI, नर्तकी, बुरी, फंसी। ऐसे तो कोई फंसे पानी में। तो देखो कैसे याद कर सकते हैं बेटा। शर्मीली इम्प्लाइज SH, सयानी इम्प्लाइज साइनाइड, हर बार सयाना ही होता है साइनाइड का, तो मैं अब तक आदत भी पढ़ चुकी होगी। इंडियन इम्प्लाइज I, और हॉलैंड इम्प्लाइज OH, नर्तकी इम्प्लाइज N3 माइनस, बुरी Br, फंसी PH, तो PHO माइनस। ऐसे तो बेटा इसको एसिटेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको?
इसका नाम पता है ना तुम्हें? Yes, sir. एसिटिक एसिड होता है इसका नॉर्मल नाम। अरे सुना हुआ है ना, OH होता था तो एसिटिक एसिड होता था इसका नाम। एसिड Yes, को sir. एसिटेट आयन बोलते हैं बेटा। तो ऐसे तो कोई मतलब क्लोरीन, फसे मतलब फ्लोरीन, पानी, पानी मतलब H2O, समझते हो पानी। तो याद रख पाओ बेटा। तो देखो मैंने ट्रिक भी दे दी है, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करेंगे उनको काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये, ठीक है ना। बाकी नहीं तो अपना नॉर्मल तो है ही। बोर्ड में क्या बहुत काम आती है, नॉट नेसेसरीली कोई खास काम नहीं आती बेटा बोर्ड में। तो बस मैंने बता दिया, हम टॉपिक पढ़ रहे थे। तो आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें ऑर्डर भी पूछ लेते हैं बेटा कई बार कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर में जमा हो, या फिर आपके स्ट्रेंथ बेस्ड पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग। तो उस तरह से आना चाहिए था हमें बस, ठीक है। तो ऐसे लिख लो इनके नीचे इनकी ट्रिक याद करने की। तो मुझे ऐसे बोलना याद है, शर्मिली सयानी इंडियन और हॉलैंड की नर्तकी बड़ी फंसी, ऐसे तो कोई फंसे पानी में। आगे बढ़े हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बेटा, बॉन्ड फिजन। आई होप आपने लिख लिया होगा बेटा पहले। टेक्स प्लेस इन 2 वेज। बेटा 2 तरीकों से होता है। बेटा लिख लिया ना, मैं आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. चलिए बेटा, पहला पहला तरीका होता है टू होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुने, नाम से पता चलता है होमो मतलब इक्वल रूप में टूटना बेटा। तो एक बात बताओ, जैसे ये समझो बेटा ए और बी का ये बॉन्ड बना हुआ है और हम बोलते हैं कि ये बॉन्ड दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया है। तो होमोलिटिक का मतलब क्या होगा बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के दो, हर एक बॉन्ड बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। आई होप आपको ये सब बातें पता होगी। जब भी एक बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। तो बेटा शेयरिंग में यहाँ 2 दो। इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो देखो बॉन्ड टूटने से इस पे शिफ्ट हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने से इस पे शिफ्ट हो जाए। तो बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल टाइप से होते हैं और जो आपका कंपाउंड बनता है वो आपका बनता है फ्री रेडिकल। मतलब ऐसे बन जाता है बेटा A डॉट प्लस B डॉट, ऐसे दिखाते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन को। ऐसे स्पेशीज, ये जो दोनों कंपाउंड बने इनको बोला जाता है बेटू फ्री रेडिकल। हमने बोला था थोड़े टाइम बाद आपको सिखाया जाएगा व्हाट इज रेडिकल मीन्स। तो इनको फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल पे चर्चा और डिटेल में करेंगे, बट हमेशा इसे समझो, यदि किसी पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा ऐसे, या एक अकेला इलेक्ट्रॉन है किसी के साथ, तो ऐसे स्पेशीज को हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, जिसका बॉन्ड टूट के उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ रहे हो? Yes, जनरली sir. बेटा ये कब होता है, तो ये होता है पहली बात तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है बेटा। और कैसे कैसे करवाया जा सकता है बेटा, तो लाइट की प्रेजेंट में करवा सकते हैं, HNU मतलब लाइट गिरा के ये काम करवाया जा सकता है बेटा। दिस इज मोस्ट फेमस वे। दूसरा तरीका है बेटा हीट करके बॉन्ड टूट सकते हैं इस वे में। और तीसरा तरीका होता है बेटा पेरोक्साइड, ये काम करवा सकता है। तो कभी भी पेरोक्साइड जो होते हैं वो भी ऐसे खतरनाक काम करवा देते हैं बेटा। तो ये भी थोड़ा सा याद रखें हम। पेरोक्साइड क्या होते हैं जानते हो क्या? Yes, sir. एनीवन रिमेंबर्स? बेटा इस तरह के कंपाउंड होते हैं R2O2। तो आपने हमेशा आज तक यही सुना होगा O2 माइनस, बट पेरोक्साइड में क्या होता है, पेरोक्साइड में होता है O2 माइनस। कुछ दिमाग में जा रहा है क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. मोस्टली बेटा ये Yes, sir.
कब होता है? ये तो सबसे फेमस है, लाइट की प्रेजेंस में ऐसा बॉन्ड फिजन देखने को मिलता है हमें ज़्यादा। हीट करोगे तब भी मिल जाता है बट रेयर है, और परोक्साइड की प्रेजेंस में भी काफ़ी टाइम आपको ऐसी रिएक्शन मतलब होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन देखने को मिलता है। तो इस तरह से बनता है बेटा। तो चलो लिखो इसे फटाफट, फिर आगे चलते हैं। आगे चले हम। चलो बेटा, तो दूसरा टाइप क्या होगा खुद ही समझ गए होंगे। इसमें क्या होगा बेटा, देखो सिंपल बिल्कुल बेसिक चीज है। ये बॉन्ड दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया था, बट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पे चले जाए, तो बेटा ऐसा जब होगा तो कैसे टूटेंगे ये? जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर ये लेके चला गया उस पे प्लस चार्ज आएगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया उस पे माइनस का चार्ज आएगा। तो ऐसा जब भी कभी होता है तो हम कहते हैं बेटा चार्ज स्पेशीज बनती है ऐसे। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन जब होता है, हमने आज तक बेटा हेट्रोलिटिक ही ज्यादा देखा है, तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन जब भी होता है तो चार्ज स्पेशीज बनती है। देख लो, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। आ रहा है समझ में क्या? यस सर। यस सर। बेसिक, बहुत बेसिक। अरे सबने किया हुआ है बेटा, NaCl, Na+Cl-। तो बॉन्ड टूटने पे क्या हुआ है, Na और Cl कैसा बॉन्ड था, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले गए महाशय जी। Na वापस प्लस की फॉर्म में आ गए, Cl वापस माइनस की फॉर्म में आ गए, इस तरह से। वैसे यहाँ शेयरिंग से नहीं बनता, तो इट इज नॉट ए प्रॉपर वे टू राइट दिस थिंग, बट थोड़ा समझने के लिए समझ सकते हैं, ऐसा समझो। बाकी ये अलग तरीका है थोड़ा सा बेटा। तो यदि ऐसा हो तो हम बोलते हैं कि चार्ज स्पेशीज बनती है आपकी बेटा, बॉन्ड किसी एक की तरफ टूट जाए तो। इज दिस क्लियर? सर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो लेके जाता है ना हाँ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल बेटा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो लेके जाएगा। कॉमन, बिल्कुल कॉमन सेंस है कि ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने किसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लिया? बी को। बी। बी। डन। यस सर। चलो बेटू आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, हम हमारे पास में कुछ अगेन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। बेटा ये भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये समझो ऑर्गेनिक के लगभग मैक्सिमम चैप्टर में ये चीज आएगी। अब उनको अलग से फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यदि यहाँ सीख लोगे। यदि कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो हर चैप्टर के क्वेश्चंस रटने पड़ेंगे, और कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे वो रटने नहीं पड़ेंगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते बेटा। ठीक है? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं बेटा? जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। कैसे क्या बनते हैं वो जब हम रिएक्शन सीखेंगे तब आपको पता चलेगा।
वैसे कई बच्चों को पता होगा बेटा कि रिएक्शन, सारी रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होती, बीच में कुछ इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं। तो जो प्रोडक्ट रिएक्शन के बीच में बनते हैं उनको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहला बेटा आता है इसमें जो हमें सीखना है, दैट इज फ्री रेडिकल। ठीक है बेटू, सो दिस इज फ्री रेडिकल। दिस कंपाउंड आर CH2 डॉट। बेटे जनरल क्लास है, वेयर आर इज एनी कार्बन ग्रुप। तो हम ऑर्गेनिक में जब बात करेंगे बेटा तो कार्बन पे यदि डॉट है तो उस कार्बन को हम बोलेंगे कि ये फ्री रेडिकल है। इसको रेडिकल, सिंपल रेडिकल भी बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। बेटा खास बात क्या क्या है इसके लिए, चाहे तो आप साथ के साथ लिख सकते हो। बेटा जल्दी जल्दी लिखें हम साथ में, फिर हम आपको समझाएंगे एक साथ। तो बेटा सच बताऊं तो अपने को तो sp2 ध्यान रखना है, ये sp अपने बोर्ड लेवल पे नहीं आएगा, है ना, तो टेंशन नहीं लेनी है, बट मैंने ऐसे ही लिखवा दिया है। चाहे तो मिटा ही दो इसको, ना, बिना काम कंफ्यूज नहीं होना है। हाइब्रिडाइजेशन में चेक करना आता है, आई बिलीव ऑन यू, आप चेक कर लोगे यदि और कुछ भी आएगा। बेटा चारों पॉइंट लिख लो, तब बताओ मुझे हो गया क्या। यस सर। पक्का? और बेटा और बच्चों ने लिख लिए? यस सर। चलिए बेटू देखो, तो मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ आपको। ये जो होते हैं बेटे ओड इलेक्ट्रॉन स्पेशीज होते हैं, मतलब इनमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक्चुअल में 7 इलेक्ट्रॉन कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, समझ जाओगे बेटा। मान लो मैं ये बनाऊं CH2 CH2 CH3 CH3 सॉरी, और बेटा इसका होमोलिटिक फीड करवा दें हम, तो होमोलिटिक फीडन करेगा तो देखो क्या बनेगा, CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। बोलो बनेगा कि नहीं सभी बच्चे? अब बेटा देखो कार्बन, यस। इस कार्बन को देखो, 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने से आ गया। इसी तरह इस पे भी होगा, तो क्या 7 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए बताओ? जा रहा है यस दिमाग सर। में? इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो बेटा ऐसे बनता है 7 यस इलेक्ट्रॉन। सर। पैरामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो ये बेटा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, इसकी कोई पेयरिंग नहीं है, एक्स्ट्रा आके रखा हुआ है, और जनरली sp2 होते हैं। ये जनरल हमें मेनली sp2 मिलेंगे, कभी कभी होते हैं, बट हमें हमारे लिए sp2 ही मान के चलो बेटा मैक्सिमम टाइम। ऑल राइट, चलो अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसकी इधर लिख रहा हूँ अलग से बेटा, स्टेबिलिटी इनकी कैसे देखें।
स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करने के लिए इन प्रायोरिटी बेटा फर्स्ट वी चेक डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है रेजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट, या हो रहा है कि नहीं हो रहा डीलोकलाइजेशन बेटा। सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड लेवल पे बेटा चेक करने का आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी कभी भी फ्री रेडिकल्स की चेक करनी हो बेटा, तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या डीलोकलाइजेशन कितना है, फिर देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन है तो वो कितना है, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। राइट इट डाउन क्विकली। डन बेटा, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब तुमसे सवाल है मेरे, क्योंकि डीलोकलाइजेशन भी देखना आता है तुम्हें, सब आता है। मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, उनको ऑर्डर में जमाना है, ठीक है ना? कर लोगे? देखो बेटा, सी डॉट बेटा इसको शॉर्ट में हम PH3CB बोलते हैं। PH3C डॉट, ये जो होता है ग्रुप, इसको फिनाइल ग्रुप बोला जाता है बेटा। ये जो जैसे साइड में ये होता है तो इसको फिनाइल ग्रुप बोलते हैं बेटा, जिसको शॉर्ट में PH लिखा जाता है। तो अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ PH2C H और PHCH डॉट। इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, क्या? ये ऑर्डर लिखो सभी बच्चे। देखो खुद से करो, दिमाग लगाओ, दिमाग करके करोगे तो अच्छा लगेगा, फायदा भी होगा तुम्हें। चलो करो जरा, इन चारों में भी बताओ कौन होंगे। बेटा देखो कॉन्सेप्ट से करोगे ना, अब यही क्या सवाल आता तुम्हारे 12th की बुक में तो तुम्हें रटना पड़ता, क्योंकि तुम्हें कभी किसी ने कॉन्सेप्ट सिखाया ही नहीं। बट अभी कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो तुम्हें 12th में भी क्वेश्चन आएंगे, वहाँ कहीं पे भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बैठ के क्वेश्चंस को रटना पड़ेगा बेटा। इज दिस गुड? कर लिया क्या बेटा? बेटा हुआ क्या? आप बच्चे बोलते क्यों नहीं है? यस सर। क्या ऑर्डर आएगा बताओ? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर वैसे तो
चारों में यही आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक Yes, पूरे का sir. ऑर्डर यही है। अब कैसे बेटा देखो, यहाँ पे बेटा 3 रिंग के साथ डिलोकलाइजेशन है। सी ये रिंग में डबल बॉन्ड के जस्ट अगले कार्बन पे फ्री रेडिकल है, तो डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा डिलोकलाइजेशन है, मतलब यहाँ पे डिलोकलाइजेशन काफी हाई है। यहाँ पे थोड़ा कम क्योंकि 2 ही रिंग है, यहाँ पे 3 रिंग की तरफ से हो रहा है बेटा। यहाँ पे 2 रिंग तो डिलोकलाइजेशन थोड़ा लेस है, बट लिटिल लेस। यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन क्या पहले वाले से कम होगा, क्योंकि यहाँ 2 रिंग थी बेटा, ये पीएच इसको बोल रहे हैं हम, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 ही रिंग है। थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है क्या? हाँ नहीं Yes, sir. बेटा? और बच्चे बेटा से कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं इन सब चीज़ों को बहुत भयंकर रटना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट बताइए, डिलोकलाइजेशन चेक करो। चेक किया सर, यहाँ तो तीनों तरफ होगा डिलोकलाइजेशन, यहाँ एक, यहाँ 2 तरफ से, यहाँ 1 तरफ से। यहाँ पे क्या डिलोकलाइजेशन होगा? Yes, sir. बिल्कुल होगा, बट यहाँ पे डिलोकलाइजेशन बेटा इनसे कम होगा, रिंग से। तो यहाँ पे भी बेटा देखो डबल बॉन्ड से जस्ट अगले कार्बन पे रेडिकल है, तो डिलोकलाइजेशन बिल्कुल होगा, तो यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है क्या? No, sir. तो यहाँ पे किससे चेक करें फिर? Alpha hydrogen कितने? अल्फा हाइड्रोजन से, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो बेटा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 9, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 6, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3। तो आपको पता ही चल गया होगा कौन ज्यादा कौन कम स्टेबल। Yes, sir. बेटा देखो रटना नहीं है, ये आगे आएंगे सब, और ये तुम्हें आता है तो रटना नहीं पड़ेगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. इज दैट डन? Yes, sir. चलिए बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं रुको और समझाऊं, किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो मुझे बता दो अभी तो बेटा। चलो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट बेटा अपने पास में कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेटा कार्बोकेटाइन, मीन्स कार्बन केटाइन बने। इसका जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं बेटा RCH2 पे प्लस, मतलब कार्बन पे प्लस आ जाए। कार्बोकेटाइन का सिंपल नाम बेटा है कार्बन पे प्लस। अभी देखो बेटू, ये क्या है, तो साथ इसकी पहले प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, वो आप मेरे साथ साथ लिख लो। स्पीशीज इन विच कार्बन पजेस पॉजिटिव चार्ज, ऐसे स्पीशीज जिनमें बेटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी पता चल गया होगा क्योंकि जिसपे प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, इसका मतलब डायमैग्नेटिक। बेटा सारे एक जरूरी नहीं, बट ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट कर सकते हैं।
डन। यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया बेटा। आगे देखो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ देखते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए और देखो बेटा, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पे बात करें तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, ताकि नीचे एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर में वही सब चीज आती है। सबसे पहले आपका डिलोकलाइजेशन, बट आपके पास डिलोकलाइजेशन ही हर जगह नहीं बेटू, डिलोकलाइजेशन के साथ प्लस एम ग्रुप वाले स्टेबल होंगे। क्यों? आपको एक ट्रिक सिखाई थी, प्लस चार्ज को कौन से ग्रुप स्टेबल करते हैं, याद करो। अरे भगवान सब भूल गए। अरे पॉजिटिव चार्ज को प्लस ग्रुप वाले स्टेबल बनाते हैं ना। यस सर। भगवान क्या होगा हमारा, मुझे लगता है सब पढ़ाया हुआ पानी में जाने वाला है। कहाँ पे सिखाया था? ये देखो, प्लस की स्टेबिलिटी प्लस ग्रुप वाले बढ़ाते हैं। बेटा पढ़ाई पढ़ाई कर लो रे नालायको, कुछ कैसे काम चलेगा? इतनी मेहनत के बाद भी, 6 क्लास देने के बाद भी यदि उसी जगह रहे तो ऑर्गेनिक ऊपर से जाएगी पूरी। उसके बाद बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। बट इंडक्टिव का भी कौन सा? प्लस आई। तो बेटा इनसे जज होती है। अब माइनस एम होगा तो उससे तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, माइनस आई होगा तो भी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमें ये सब चीजें देखनी होती है जो हमारे काम की है। इज दैट क्लियर बेटा? समझ आता है? यस सर। Yes, sir. चलो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ फिर से, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, देखता हूँ कैसे कर पाते हो, ठीक है। ऑर्डर में जमाना है अपने को। एक तो वही ले लेता हूँ पहले वाला जो तुम्हें पता है, मेरे ख्याल से तुम तुरंत कर दो। PH3C प्लस PH2CH प्लस। सर ये तो ऑर्डर ही लिखा है, अभी तो आपने बताया PHCH2 प्लस। क्या स्टेबिलिटी होगी जरा बताओ। CH3C प्लस CH3 मतलब बेटा तीन तरफ से कार्बन है तो टर्शरी हो गया, जैसे CH3CH प्लस CH3CH2 प्लस। चलो लगा दो, इन पे तो डायरेक्ट साइन लगेंगे बिना दिमाग की एप्लीकेशन के। और जल्दी जल्दी करो जरा। स्पीड तेज होनी चाहिए, स्पीड। बाबू भैया स्पीड का खेल है ये। तो जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में होगी। हाँ बिल्कुल। और कितने बच्चे सहमत है इस बात से? बोले बोले।
चलो देखो बेटा, ये ऑर्डर आएगा, पता नहीं तुम बोल क्यों नहीं रहे बिल्कुल भी। अरे समझ पा रहे हो ना? वजह यस बताऊं सर। मैं कि समझ आ गया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। आ गया सर। और बच्चे बेटा बहुत दिक्कतें कर रखी है, बोलते ही नहीं है, मुंह बंद करके बैठे रहते हैं बिल्कुल। एनीवन एल्स? चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। करो फिर क्वेश्चन देखें। इस कार्बन पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ पे प्लस है। जमाओ इन चारों को ऑर्डर में। मान लो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, क्या स्टेबिलिटी होगी फटाफट बताओ। बस ऑर्गेनिक दिमाग का खेल है, जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ फेल हो जाते हैं, इसलिए बच्चों से ऑर्गेनिक होती नहीं है। पूरा तो गेम ही यही है। कॉन्सेप्ट के साथ माइंड बहुत ही शानदार चीज होती है ऑर्गेनिक, वैसे सीखो तो। तेरी आंखों का चमन है, किससे मिलने दिल। बेटा ये 12th का भी पार्ट है, लेट मी मेक इट क्लियर। 12th के फर्स्ट चैप्टर में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से SN1 का ऑर्डर आएगा। आई विल नॉट एक्सप्लेन देयर एनीथिंग। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ मैं एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि उससे बहुत एडवांस लेवल पे सिखाया जा रहा है आपको। क्या आंसर है इसका? सो फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड। अच्छा जी, 4th बाद में आ रहा है, फर्स्ट पहले, ऐसा क्यों? तो उसकी पोजीशन पैरा वाले सबसे सबसे। फर्स्ट में पैरा कहाँ दिख रहा है तुम्हें? कहाँ पैरा दिखा? ये तो बेंजीन वेंजीन ही नहीं है, तो पैरा कहाँ से आ गया इसमें? ये तो नहीं नहीं एरोमेटिक ही नहीं सर, है। मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से अल्फा हाइड्रोजन उसमें ज्यादा है। अच्छा, और इसमें? फोर्थ वाले में दो ही है ना। बस यही तो दिक्कत है हमारे देश की, कितना भी सोच सीखते ही नहीं है। यस सर। ये हाइड्रोजन लिखे हैं मैंने, 5 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, और बेस फिर से चेक अभी करो तो था कैसा ना है। डबल बॉन्ड। क्या? फर्स्ट वाले में डबल बॉन्ड नहीं था। कहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है बताओ? सॉरी सर, गलती हो गई।
अब मैंने पुराने टाइम पे यदि तुम्हारे पास लिखा हुआ है तो मैं चेंज तो कर ही सकता हूँ थोड़ा बहुत तो। तो बेटा देखो क्या आंसर आएगा, सबसे ऊपर 4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2। कोई दिक्कत है तो पूछो, क्योंकि 12th का भी पार्ट है एंड आई विल नॉट एक्सप्लेन। मैं पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा रहा हूँ। 12th क्लास में तो इसका एक नाम लिया गया है एक जगह, दैट्स इट। आई एम टेलिंग यू कंप्लीट कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, पूरा टाइम लगाएगी, पूरी क्लास लगा के, जान लगा के मतलब, और इवन टोटल कॉम्पिटिटिव लेवल पे बता रहा हूँ मैं। फिर भी यदि वहां पे दिक्कत आएगी देन यू विल बी द रेस्पॉन्सिबल। बेटा माइक्रोफोन किसका ऑन है? चलो, इज दैट डन? नेक्स्ट का आंसर क्या है? सर पढ़े ही नहीं आपने, लाख समझाया हमें, हमने पढ़ाई नहीं की। कोई ना, आज लास्ट लेक्चर है ऑर्गेनिक बेसिक का, नेक्स्ट क्लास से चैप्टर शुरू होगा सीधा। तो जितना मेरे को टाइम देना था मैं दे चुका। बेटा नेक्स्ट का आंसर क्या है, टेल मी एंड बी क्विक। तो फिफ्थ का सबसे ज्यादा है। बेटा सी बेंजीन रिंग सब में दिख रही है तुम्हें, तो बेंजीन रिंग इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस क्योंकि वो लोकलाइजेशन सब में है। तो क्या ग्रुप देखने पड़ेंगे? यस सर। बिल्कुल। NO2 इज अ माइनस M ग्रुप, CH3 इज द प्लस I ग्रुप, क्लोरीन इज माइनस I ग्रुप। यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है तो हम जीरो इफेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, नो ग्रुप। जीरो लिखने का मतलब है कोई इफेक्ट नहीं है, एंड दिस इज प्लस M ग्रुप। तो प्लस की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? डिलोकलाइजेशन। नालायक को, प्लस की स्टेबिलिटी को बेटा प्लस। कौन बढ़ाता है? कम से कम तुम अच्छा बोलते तो प्लस फिर ग्रुप प्लस है। हाँ, तो कौन सबसे ज्यादा हुआ ऊपर? फिफ्थ। फिफ्थ। तो फिफ्थ सबसे ज्यादा है, मैंने भी तो यही बोला था। आपने नंबर बोला था कि शायद बेटा? सर मैंने फिफ्थ बोला था, नंबर 1 तो ऊपर के लिए बोला था ना। अच्छा अच्छा, देन इट्स गुड। तो फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड, 1। सोच लो अच्छे से बेटा, मैं ये सब चीजें मुझे फर्क नहीं पड़ता, बुक के 10 क्वेश्चन होंगे रट्टा मार लेना, और मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कर दूंगा कॉन्सेप्ट से, क्योंकि रटने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक इतना टाइम लगा के यदि इफेक्ट्स याद कर लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ दिमाग में तो जा रहा है, कुछ समझ में तो आ रहा है कि इफेक्ट्स याद करने से कितना लाइफ आसान हो जाती है। यस सर। यस सर। हाँ, ये आसान करने का है, नहीं तो डिफिकल्टी है। अब यही सोचो कि यही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में पूछ दे कि SN1 का ऑर्डर बताओ, अब 12th क्लास के बोर्ड में कैसे आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव SN फास्टर?
और 4 ऑप्शन दे दिए। इवन जेई में भी, ये तो मैंने जेई का ही ऑर्डर लिखवाया था मैं वैसे भी, जब सब्जेक्टिव पेपर आता था। अब तुम्हें 12th क्लास का क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड फास्टर रिएक्शन देगा, तो यहाँ पे ये 5वां देगा सबसे फास्ट SN1, यहाँ पे ये 4th देगा सबसे फास्ट SN रिएक्शन। ऑर्डर पूछ सकता है, 3-4 दे के 4 ऑप्शन दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, जो जेई करता है। बेटा ये सब चीजें, एक तो ऑप्शन होगा कि हम रट्टा मारे तो हमारी किस्मत हुई और बुक का क्वेश्चन ही आ गया तो हम सेफ हैं, और हमारी किस्मत खराब हुई और उन्होंने बुक की जगह अपने मन से बना के क्वेश्चन दे दिया, तो फिर सब खत्म है, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे यदि ये नहीं सीखोगे। जो हमें इतना टाइम, हमने कम से कम बेटा शायद 5वां 6वां लेक्चर हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का बेसिक, इतने टाइम में हमारा 2nd चैप्टर ऑर्गेनिक का 12th क्लास का आधा हो जाता। मतलब हम केमिस्ट्री का सिलेबस में बहुत आगे पहुंच चुके होते, 6 से 7 क्लास, 6 क्लास की यदि मैं बात करता हूँ तो आज। बट इफ वी आर पुटिंग सो मच टाइम फॉर द बेसिक्स, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू लर्न दीज थिंग्स। और नाउ नो वन कैन इवन से कि सर हमने 11th की ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी थी इसलिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ रही। 11th की ऑर्गेनिक दोबारा से करवा दी गई है, जो भी कुछ काम का था वो, जो 12th में काम आता है वो सब करवा दिया गया है आपको। इज दिस क्लियर? और इवन उससे एडवांस ही करवा दिया है मैंने, बोर्ड के लेवल से तो बहुत ऊपर पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, इतना पढ़ाया नहीं जाता 11th की ऑर्गेनिक में, जो चीज़ें काम की है वो भी। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में तो आ रहा है क्या कर रहा हूँ? यस सर। और कोई बच्चे जो बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं? और मुझे इतना अजीब लगने लगा, अब तुम्हें कोचिंग पे बुलाना पड़ेगा एक एक को इंडिविजुअल बात करने के लिए ना। यही सिचुएशन बच गई है। अब जब तक सिचुएशन अब नॉर्मल नहीं होती तब तक वो भी रिस्क लेने का मन नहीं करता है। बेटा रेस्पॉन्ड करें हम, क्या दिक्कत है हमें? आंसर क्यों नहीं आता? यस, नो, हाँ, ना। आज तो अश्विनी भी कुछ नहीं बोल रहा, डेनिशा, नीजा, कुछ तो बोल दिया करो बेटा। यशस्वी है, बच्ची अभी नहीं बोलती, किससे शर्माती हो? हाँ, या क्लास में मौजूद नहीं है, भी सबसे बड़ी समस्या है। चलिए, मुझे कॉल से करवाने पड़ेंगे तुम्हारे सबके घर पे। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल, दैट इज कार्बन आयन। नाम से ही लग रहा होगा, कार्बोकेटायन मतलब कार्बन का केटायन, कार्बन आयन मतलब कार्बन का एनायन, RCH2 माइनस। तो बेटा इसको बोलते हैं कार्बन आयन। पॉइंट्स लिख लो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी मेरे साथ में, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखे फटाफट बेटा साथ में।
तो बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है ये कंपाउंड, ठीक है ना। वही स्टेबिलिटी लिखे हैं हम यहाँ। स्टेबिलिटी में होते हैं बेटा सबसे पहले वही डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन में बेटा माइनस एन को प्रीफर दिया जाता है क्योंकि माइनस चार्ज स्टेबिलिटी को -2 बढ़ाते हैं। फिर वही आपका हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह बेटा। अच्छा यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन उतना काम नहीं करता है, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा हमारे पास में यहाँ पे हेल्पफुल नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो वो एक थोड़ा ध्यान रखें, बट यहाँ पे काम आता है हमारे पास में परसेंटेज एज कैरेक्टर। परसेंटेज एज कैरेक्टर, परसेंटेज एज कैरेक्टर समझते हो क्या तुम? अरे पढ़ा तो था पिछले साल आपने। बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज एस कितना हो गया इसमें 50%। 50%। इसी तरह sp2 जैसे हुआ तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया इसमें 33%। sp3 जैसे हुआ तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया इसमें 25%। ऐसे आया कुछ दिमाग में? यस सर। तो Yes, sir. 25। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो समझ गए होंगे ज्यादा स्टेबल होगा sp Yes, sir. वाला, उसके बाद में बिटू sp2 वाला, उसके बाद में sp3 वाला। इसी तरह बस यही मेन तो यही हमारे यहाँ देखने का होता है बेटा, क्योंकि प्लस चार्ज वाला होता नहीं है। बाकी चाहे तो हम इंडक्टिव इफेक्ट भी लिख सकते हैं, बट इंडक्टिव में माइनस वाला, इंडक्टिव में माइनस इफेक्ट वाला बेटा, माइनस चार्ज वाला हम देखेंगे। तो इस तरह हमें देखना होता है इसको। तो दिमाग में जा रहे हैं? Yes, sir. हाँ Yes, बेटा sir. ये थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम। कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, ठीक है। तो यहाँ भी कॉमन एग्जाम्पल तो सेम होते हैं, PH3C-, ये ज्यादा होगा। अब मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये मैं 1000 बार करवा चुका, तो मैं PH2CH- से, ठीक है ना। और ये ज्यादा होगा PHCH2- से, साफ दिख रहा है। अब इसमें बेटा वो तो होंगे नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह वाले तो इतने आएंगे नहीं, बट फिर भी तुम देखो बेटा यहाँ पे अपने पास में ये ज्यादा होने वाला है। CH3- is greater than CH3CH2- is greater than, मैं खुद ऑर्डर लिख रहा हूँ, अब तुम कोशिश करके मुझे एक्सप्लेन करो कि ऐसा ऑर्डर क्यों आया। कोई कर सकता है तो कि सर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में ये तो सेम रहा, बट इसमें ऐसा उल्टा कैसे हो गया? हु कैन एक्सप्लेन? कोई है जो एक्सप्लेन कर सके इसको? Percentage as character. सब में सेम है बेटा, सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा। sp2 मतलब इसे अपन बोले, sp3 हो गया मतलब नेगेटिव चार्ज, डीलोकेलाइजेशन तो है नहीं, sp3 है सबका। डीलोकेलाइजेशन भी नहीं है, सबका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो तीसरा पॉइंट भी तो दिख रहा है, इंडक्टिव विच इज CH3 ग्रुप। क्या होता है CH3 ग्रुप? अब ये याद होना चाहिए, प्लस ग्रुप होते थे। तो बेटा यहाँ पे एक साइड से प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, और इधर से भी प्लस आई, यहाँ पे इधर से भी प्लस आई। तो प्लस ग्रुप तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, घटाएगा माइनस की? सर घटाएगा। तो इसलिए ये ऑर्डर आया। अब बेटा देखो ये कॉन्सेप्ट्स है, मैंने आपको जितने कॉन्सेप्ट्स है, इवन मैंने बेटा आइसोमेरिज में सबसे टफ टॉपिक माना जाता है 11th क्लास का, मैंने वो तक तुम्हें वापस करवा दिया है बेटा एक बार के लिए। अब एटलीस्ट आपकी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि आप थोड़ा सा मेहनत करके इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा याद कर ले,
सब चीज़ें एक जगह करवा दी गई है, सब कुछ आपको सिखा दिया गया है, इफेक्ट्स इतना अच्छे से सिखा दिए बेटा, बिलीव मी इफेक्ट्स की बहुत सारी एप्लीकेशन 12th क्लास में आती है, और वहाँ पे एक तो ऑप्शन होता है कि आप रट्टा मारते हो सब चीज़ें, और एक ऑप्शन है आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ऐसा समझो 4 चैप्टर की आपकी क्लास ऑफ रिएक्शन, मतलब एक कॉन्सेप्ट से आपकी 5 से 7 रिएक्शन हर चैप्टर की मतलब हो जाएगी, केवल एक कॉन्सेप्ट से इफेक्ट के दम पे। बट यदि आपको इफेक्ट्स नहीं आएंगे तो हर चैप्टर में वो रिएक्शन आपको रटनी पड़ेगी अलग से। हालांकि उसमें कंपाउंड क्या है या रिएक्टेंट क्या है वो तो याद रखना है, बट तुम्हें रटना बहुत नहीं पड़ेगा। तुम्हें इफेक्ट आता है तो प्रोडक्ट तुम तुरंत बना दोगे। दैट इज द पावर ऑफ इफेक्ट। अब यदि नहीं सीखोगे, इतना बोलने के बाद भी तुम इन चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, तो बेटा कोई भी हमें हेल्प नहीं कर पाएगा और मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? यस सर। तो अब फ़ायदा इसी में है कि हम पढ़ाई करें बेटा, क्योंकि सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अब इन सब के बाद आप ऑन एन एवरेज मान के चलो, केवल एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर ऐसा है जो 6 क्लास लगवा सकता है। अदर देन देट 4 से 5 क्लास मैक्सिमम एक चैप्टर खींचेगा। तो ऑन एन एवरेज में 5 मान लो, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ऑर्गेनिक के। तो 5 चैप्टर मिला के बेटा 25 लेक्चर की हम बात कर ले, मैक्सिमम साइड, आई एम गोइंग द मैक्सिमम साइड। तो 25 लेक्चर तुम देख सकते हो हमारे 6 वीक में लगभग हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम साइड 2 मंथ्स में हम कंप्लीट खत्म कर देंगे। फिर तो वही 2 छोटे मोटे चैप्टर 11, 2 एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पी ब्लॉक बस बचता है, वो टाइम टेकिंग है, बाकी कुछ नहीं बचेगा अपना और केमिस्ट्री में। दैट इज उस सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ जब बहुत ज़्यादा डिटेल और सब कुछ में बेटा एक तरह से बहुत बार बता दूँ चीज़ें, तब भी ये चीज़ हो जाएगी। तो करंटली वी आर काइंड ऑफ मिड जुलाई से 4-5 दिन आगे चले गए होंगे, तो अगस्त और आपका सितंबर समझो, तो सितंबर तक तो उससे पहले आपके ऑर्गेनिक तो बहुत डिटेल में हो जाएगी बेटा, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा बेटा, तब होगी अच्छे से। तो वी आर पी ब्लॉक में तो टाइम लगेगा। हाँ, पी ब्लॉक नहीं लेता बेटा, याद करने का है वो, है ना, उसमें कॉन्सेप्ट्स कम है बट याद करने का ज़्यादा है, तो वो बच्चों के लिए इतना हेडक नहीं होती। वो लास्ट में रट्टा मारते हैं बच्चे तो वो हो जाता है, ऐसा कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है वो, है ना। एनीवेज ये सबसे एक अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट बात है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा बेटा। तो मैंने इतने लेक्चर देखे भी हम बिहाइंड नहीं हुए अपने टारगेट से, ऐसा मत सोचना। वी आर गोइंग गुड, और टारगेट कुछ ऐसा नहीं है, टारगेट तो तुम्हें सीखना है बेटा, वो इम्पोर्टेंट है। मैं जो कोर्स पूरा करना टीचर्स के बस की होता है, वो कभी भी कर सकते हैं बेटा, बच्चों को पता भी नहीं चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास 1-2 स्टूडेंट है जैसे जो बाहर पढ़ते हैं बड़ी कोचिंग्स में, जैसे है ना, वो एलन कह लो, एक स्टूडेंट फिरजी से भी है मेरे पास में, है ना। तो ऐसे 2-3 बच्चे हैं मेरे पास में, तो उनकी हालत ये है कि पिछले मतलब 1 मंथ में उनको मैग्नेटिज्म, EMI, AC सब खत्म करवा दिया, और बेटा यू वॉन्ट बिलीव बोर्ड से भी रद्दी लेवल का पढ़ाया गया है फॉर JEE एंड नीट। मतलब उन्होंने मुझे नोट्स सेंड किए, सर हमें ये टॉपिक्स कवर करवाया है, ट्रूली स्पीकिंग बोर्ड से भी रद्दी कवर करवाया है। बट क्या कह सकते हैं, ऑनलाइन है, पढ़ाना है, और बस 2-4 सवाल बता दिए तो थोड़े से ढंग के बता दिए, बट वो समझ किसी के नहीं आए। वो बोल दिया कि ये तो याद करना है रिजल्ट इनका, बस ये बोल दिया गया उनको। सो थोड़ा मेहनत करोगे, सीखोगे तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं मिलेगा बेटा। हम इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, नो वन डज। कहीं पे भी आप पूछ लेना, आपके फ्रेंड्स को पूछ लेना कि कोई बाहर जो और कहीं पढ़ रहा है कि क्या 12th की ऑर्गेनिक पढ़ाने से पहले तुम्हें 11th की ऑर्गेनिक पढ़ाने में 5-7 दिन 10 दिन लगाए गए थे तुम्हारे पीछे। क्योंकि जैसे कई बच्चों की 1 आवर की क्लास होती होगी बेटा, तो उनके लिए 5 क्लास हमारी 3-6 क्लास, उनकी 5 क्लास हमारी 3 क्लास के बराबर होती है। तो जस्ट आस्क देम कि क्या इतने लेक्चर्स हमारे लिए लगाए गए, नो वन डज दिस। तुम और छोड़ो बेटा, हम हमारे स्कूल में ही नहीं करवाते, और तो किसकी बात करोगे ना, स्कूल्स में ही नहीं होता है कहीं। तो इसको रेस्पेक्ट करते हुए आप एफर्ट्स डालो, तब फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। और जो वाकई में इसको समझ के एफर्ट्स डाल लेगा, उसे पावर इसकी समझ आएगी जैसे जैसे मैं ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे अपन बेटा, और आपको चैप्टर शुरू करूँगा। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक क्लास 12, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स। ठीक है, मतलब हेलोजन से रिलेटेड है, अब अलग अलग नाम हो सकते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू हेलोजन्स।
सिलेबस की कोई वो नहीं है बेटा, एग्जैक्ट सेम है। जितनी रिएक्शंस आपके सीबीएसई के है वही आईसीएसई के सिलेबस में भी गिवन है, बट हो सकता है आपकी बुक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिया हुआ हो। बाकी सिलेबस वाइज आई हैव कंपेयर्ड, दोनों जगह सेम रिएक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। और वैसे मैं बुक से अलग ही मतलब वे में चलूँगा थोड़ा सा, है ना। मतलब मैं रिएक्शंस तो अलग तरीके से बताते हुए उनकी ट्रैक्स क्या क्या याद रखना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ऑर्गेनिक थोड़ा डिटेल वे में पढ़ते हैं हम। ऑर्गेनिक थोड़ा टाइम भी लगेगी थोड़ा सा, तो वो हमारी प्रोसेस रहेगी और वो तुम्हें पता भी चल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में। तो अभी बेटा आज की क्लास तो इसे अपन यहीं पे एंड करेंगे। थोड़ी देर बाद आपका टेस्ट है, तो यू ऑल कैन ज्वाइन बाई 5:05, है ना। तो 10 से 15 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा आपको। 5 से टेस्ट शुरू करेंगे 6 बजे तक का, ठीक है बेटा। मेरी तबीयत कम सही है तो मैं मैम को बोलूँगा, तो मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट आपका मैम लेगी, ठीक है ना। ठीक, समझ आ रही है बात। यस सर। हाँ, तो बेटा मैं मैसेज ड्रॉप करूँगा टेस्ट के लिए। आप